प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सांसदों से मुलाकात की और वह तस्वीर बहुत वायरल हुई। न जीतन राम मांझी हैं, न उपेंद्र कुशवाहा हैं। इसका अर्थ क्या है? बीजेपी में आखिरी तौर पर फैसला कौन करता है? मोदी। ये दोनों पार्टियां इस बात का गुमान नहीं कर सकती हैं कि हम नहीं रहेंगे तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं रहेगी। इन्हें जेडीयू और बीजेपी की बात माननी, कहीं और बहुत विकल्प ही नहीं बचा है। पहले तो चिराग पासवान जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक दल हैं, यह तो चौथे और पांचवें है ना। क्या आप दलित राजनीति का चाणक्य मानिएगा ना जीतन राम मांझी को? नहीं मानेंगे, चाणक्य नहीं मानेंगे। नीतीश कुमार की कृपा से ही मुख्यमंत्री बने दलित राजनीति के चाणक्य बिहार में जगजीवन राम है। चिराग पासवान ने अपने को स्थापित किया है और जीतन राम मांझी ने किया। लेकिन दोनों दलित नेताओं में परिवारवाद जो है वह कूट कर है। ये दोनों पार्टियां जो है ना एनडीए में दही जमाने को कम मात्रा का जोड़न है। जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों जोड़ी हैं, लेकिन दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं। तो जीतन राम मांझी का भरोसा क्या है? जीतन राम मांझी के साथ में खेल हुआ। जीतन राम मांझी के मंत्रालय का वजन मापेंगे तो बिहार के दूसरे मंत्रियों की तुलना में उस मंत्रालय का वजन बड़ा है और यह कसक और यह टीस भी चिराग पासवान की है। आप क्या उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा राजनीति का चाणक्य मानते हैं? क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात से? कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उपेंद्र कुशवाहा के बराबर जेडीयू के भीतर आपको कोई कुशवाहा चेहरा नहीं दिखेगा। नीतीश कुमार यह भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो उपेंद्र प्रसाद था, उपेंद्र कुशवाहा नाम हमने ही दिया है। उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू को छोड़कर वे फिर से वापस एनडीए में आए, आरएलएम बनाया, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके साथ एक और खेल हुए। सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा बेगूसराय में स्वयं गिरिराज सिंह नारा लगवा रहे थे, बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। और लवकुश समाज को बोगी नहीं बनना है, इंजन बने रहना है। उनकी घेराबंदी बहुत तरीके से की गई है। कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आरएलएम ताल ठोक सकता है या कितनी सीटें आरएलएम के खाते में आ सकती हैं? सीटों की संख्या डबल डिजिट में तो नहीं। इनकी बहू भी कहीं न कहीं से चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के समक्ष प्रकट कर पाती हैं अपने पतिदेव के माध्यम से? नहीं, मुझे नहीं। दामाद के बारे में भी कहा जाता है कि मन के भीतर चलता रहता है। लोकसभा चुनाव के दौरान वे किसकी साजिश, किसके षड्यंत्र के शिकार हुए, काराकाट में कहां से पवन सिंह आ गए और पवन सिंह ने कैसे खेल बिगाड़ दिया। काराकाट तो गजब है भाई, हॉट सीट है। उधर आपने देखा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आनंद मोहन से जाकर मिल ली। माधव आनंद कैसे, देखिए उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो और माधव आनंद की चर्चा न हो, ये कैसे संभव है? सवाल वही पैदा होता है समरीन जी कि पहले सीटें तो तय हो जाए। सीटों की संख्या कितनी सीटें मिल सकती हैं जीतन राम मांझी? हम कम से कम 13 सीटें हासिल करने जा रहे हैं। हम किसी से कम नहीं, ये हमारा गुरूर है, वो आला है, ये उनका गुमान है। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, संडे का दिन है, शाम के 7:30 बज चुके हैं और लाइव सिटीज आपके लिए एक बार फिर से बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट का नया एपिसोड लेकर आया। देखिए, लगातार कमेंट सेक्शन में लोग हमसे पूछ रहे थे कि आपने एलजेपीआर के बारे में बता दिया है, राजद, जेडीयू, बीजेपी सबके बारे में बता दिया है, लेकिन जरा ये तो बताइए कि आरएलएम और हम क्या करेगा। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम चर्चा करेंगे आरएलएम की और हम चर्चा करेंगे हम की। तो आइए फिर इस चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से इस मुद्दे पर सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर जी हैं। ज्ञानेश्वर जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं
और अपने व्यूअर्स को हर एक पहलू से वाकिफ भी करा रहे हैं। और आज हम जिक्र करेंगे आरएलएम का और जिक्र करेंगे हम का। तो सबसे पहले जो मेरा सबसे पहला सवाल होता है, एक बार फिर से वही सवाल हम दोहराएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि क्या खबर मिल रही है आरएलएम की, हम की सेहत कैसी है और आपको क्या कुछ संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए, आप चर्चा कर रही है एनडीए की दो पार्टियों की जो अभी एनडीए में मौजूद है। आरएलएम मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जीतन राम मांझी की पार्टी, संतोष मांझी की पार्टी। बिल्कुल। देखिए, जब इन दोनों पार्टियों की सेहत की आप चर्चा करना चाहती हैं तो इनकी राजनीतिक और सामाजिक ताकत को भी समझना होगा और इनके इतिहास और वर्तमान को भी समझना होगा, भविष्य को भी रेखांकित करना होगा। देखिए, आप दही जमाने के लिए जोरन देती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि एनडीए के भीतर ये दोनों पार्टियां, चाहे हम की बात करें चाहे आरएलएम की बात करें, जोरन की मात्रा बहुत कम है। ठीक है ना? ठीक है। हाँ। ये दोनों पार्टियां, इन दोनों पार्टियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि इनके कारण सरकार बनेगी और इनके कारण सरकार नहीं बनेगी। हाँ, दही अधिक गाढ़ा हो सकता है। ठीक है ना? तो ये दोनों पार्टियां इस बात का गुमान नहीं कर सकती हैं कि हम नहीं रहेंगे तो बिहार में एनडीए की सरकार नहीं आएगी। 2010 में आपने देखा है कि सिर्फ बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर कितनी बड़ी जीत हासिल की थी। और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो आपने यह भी देखा है कि उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी दोनों ने महागठबंधन में रहकर चुनाव लड़ा है और हार मिली है। उपेंद्र कुशवाहा ने तीसरा मोर्चा भी बनाया 2020 में, लेकिन हार मिली है। तो इन दोनों को एनडीए की जरूरत, मतलब बीजेपी और जेडीयू की जरूरत अधिक है। देखिए, एनडीए में दो सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड। इन दोनों की कृपा पर ही अन्य पार्टियां एनडीए के भीतर है, क्योंकि दही अधिक गाढ़ा है कि दही कम गाढ़ा है, ये जो बाकी पार्टियां हैं उनसे तय होती है। और जो बिहार में सामाजिक समीकरण है और जो दूसरी बात कही जाती है कि बिहार में जाति जाति नहीं है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो जीतन राम मांझी एक बड़े दलित नेता, चिराग पासवान के बाद, रामविलास पासवान के बाद, और 20% दलित आबादी में एक बड़ी आबादी मांझी की, जो ज्यादा वंचित रहा है और आरक्षण का लाभ भी अब तक कम मिला है। तो यह भी आप समझिए, पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सांसदों से मुलाकात की थी और वह तस्वीर बहुत वायरल हो गई। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया, कई पॉलिटिकल पंडित कहने लगे कि इस तस्वीर में न जीतन राम मांझी हैं न उपेंद्र कुशवाहा हैं, इसका अर्थ क्या है? लेकिन मैं तब भी इत्तेफाक नहीं रख रहा था, क्योंकि देखिए, एनडीए के भीतर तीन बड़े चेहरे हैं। नरेंद्र मोदी सर्वोच्च आला कमान है, अमित शाह हैं और नीतीश कुमार हैं। तो नरेंद्र मोदी को इग्नोर तो आप कर ही नहीं सकते हैं। और नरेंद्र मोदी ने कहा हो और ये दोनों मौजूद रहे हों, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी, और वहां नहीं गए हों, यह बात हो नहीं सकती, नामुमकिन है। हाँ, नामुमकिन है। देखिए, जब सर्वोच्च की बात ही आप ठुकरा देंगे तो फिर आप मोलजोल कहां करेंगे? देखिए, किसी बात को लेकर आपको बिहार प्रदेश भाजपा या यूं कहें कि केंद्रीय भाजपा से भी सहमति असहमति हो सकती है, लेकिन नरेंद्र मोदी तो फाइनल है ना, और जेडीयू में नीतीश कुमार फाइनल है ना। आप संजय झा से मतभेद कर सकते हैं, संजय झा से बार्गेन कर सकते हैं, लेकिन अंतिम तौर पर जेडीयू का फैसला कौन करता है? नीतीश कुमार करते हैं। बीजेपी में आखिरी तौर पर फैसला कौन करता है? मोदी। आप देख रहे थे कि जब बिहार में महागठबंधन की सरकार खत्म हो रही थी और एनडीए की सरकार बन रही थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, क्योंकि कुर्सी पर तो नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो कई लोग कह रहे थे कि अमित शाह यह नहीं चाहते हैं, बिहार के तमाम बीजेपी नेता ये नहीं चाहते थे। उस रात सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा भी इस बात के पक्षधर नहीं थे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने फैसला कर लिया था
कि बिहार में फिर से नीतीश कुमार के साथ चलना है, तो फैसला हुआ। अमित शाह को भी बात माननी पड़ी और बिहार बीजेपी के तमाम नेताओं को भी बात माननी पड़ी। तो एनडीए में जब जीतन राम मांझी की पार्टी हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम है, तो देखिए इन्हें जेडीयू और बीजेपी की बात माननी होगी। यह अपनी बात, अपनी शर्तें बहुत नहीं थोप सकते, नहीं थोप सकते जी। और इनके पास जो इतिहास है, जो चुनावी नतीजे हैं, कहीं और बहुत विकल्प ही नहीं बचा है। क्या विकल्प है, ठीक है ना। और जितना मजबूत, अब देखिए इस बात को आपको समझना होगा कि एनडीए में इन दोनों के लिए कितनी रिक्तियां हैं। 2020 में जीतन राम मांझी साथ में थे, बिल्कुल 122 सीटों पर 122 सीटें जेडीयू को मिला था, जिसमें 7 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को दी गई थी और 115 सीटों पर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और बहुत ही बुरा प्रदर्शन किया था। मात्र 43 सीटों पर जीत मिली थी। तब उपेंद्र कुशवाहा तीसरा मोर्चा बनाए हुए थे और मुकेश सहनी एनडीए में थे। बीजेपी ने अपने खाते से 11 सीटें दी थी, तो मुकेश सहनी इधर के दिनों में महागठबंधन के साथ है। बिल्कुल, हाँ। तो एनडीए के भीतर 11 सीटों की रिक्ति ही बचती है और 11 सीटों की रिक्ति बचती है। तो 2020 में चिराग पासवान नहीं थे, बिल्कुल अब चिराग पासवान आ गए हैं। तो पहले तो उनको ही देखिए, वह 40 की बात कर रहे हैं, 50 की बात कर रहे हैं, 5 उनके सांसद हैं, संसदीय क्षेत्रों के हिसाब से 30 सीटें तो बनती हैं। तो पहले तो चिराग पासवान जो तीसरे सबसे महत्वपूर्ण घटक दल हैं, यह तो चौथे और 5वें है ना। बिल्कुल। उन्हें देने के लिए सीटें नहीं है, उन्हें देने के लिए सीटें कहां से निकाली जाएगी, यह बड़ा सवाल है। तो इन्हें तो कॉम्प्रोमाइज करना होगा। और देखिए नीतीश कुमार कहेंगे मैं क्यों सीटें छोड़ूं जी। बिल्कुल, अभी से एनडीए में बात चल रही है, क्योंकि लोकसभा चुनाव का परिणाम ऐसा आया कि जेडीयू 1 सीट कम लड़ा और 1 सीट अधिक जीत गया। बिल्कुल। तो यह भी बात कही जाती है कि लोकसभा चुनाव के वक्त जब सीट शेयरिंग हो रही थी, तो यह बात तय हो गई थी कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में छोटे भाई की भूमिका में होगी। तो इस बात पर जेडीयू अड़ी हुई है, लेकिन बीजेपी के भीतर से जो खबरें आ रही है, बीजेपी छोटा भाई नहीं बनना चाहती है। तो पहले छोटा भाई बड़ा भाई, तो पहले तो जेडीयू और बीजेपी के भीतर तय हो जाए, फिर चिराग पासवान, इसके बाद जीतन राम मांझी और इसके बाद उपेंद्र कुशवाहा, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा का चुनाव हार गए। जी, उनके पास एक भी विधायक नहीं है, ठीक है। और वह एनडीए की कृपा से राज्यसभा पहुंचे। राज्यसभा भेजे जाने के वक्त भी उनके साथ क्या खेल हुआ आपने देखा ही, हमने भी देखा कि बात यह कही जा रही थी कि 2 रिक्तियां हुई थी, एक 4 साल के लिए रिक्ति और दूसरी रिक्ति 2 साल के लिए। तो संभावना इस बात की थी कि उपेंद्र कुशवाहा 4 साल के लिए जाएंगे और दूसरा 2 साल के लिए जाएगा। लेकिन एक गैर राजनीतिक व्यक्ति जिनके बारे में भाजपा की सक्रिय राजनीति में लोग नहीं पढ़ सकते थे, मनन कुमार मिश्रा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन, उन्हें चाहे कारण जो हो, और कहा जाता है कि नाम पर सहमति सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी थी, और जब नरेंद्र मोदी ने ही सहमति दे दी तो 4 साल के लिए वे भेजे गए और 2 साल के लिए उपेंद्र कुशवाहा भेजे गए। तो उपेंद्र कुशवाहा को सामंजस्य से ही संतुष्ट होना पड़ा। थोड़ी नाराजगी हुई होगी, थोड़ी मायूसी हुई होगी, और आपने देखा भी था कि लोकसभा चुनाव के दौरान वे किसकी साजिश, किसके षड्यंत्र के शिकार हुए। काराकाट में कहां से पवन सिंह आ गए और पवन सिंह ने कैसे खेल बिगाड़ दिया, कौन लोग पीछे लगे रहे, किन लोगों ने साथ नहीं दिया, और कैसे वहां सत्यनारायण भगवान की प्रसाद की तरह वोटों का वितरण हो गया था और एनडीए के मतों का, और उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। तो इसलिए ये दोनों पार्टियां जो है ना एनडीए में, दही जमाने को कम मात्रा का जोरन है। दही गाढ़ा, अधिक गाढ़ा कि कम गाढ़ा, इसका तय किया जाना है और इन दोनों पार्टियों को कॉम्प्रोमाइज करना होगा और उसी के हिसाब से 2025 का चुनाव
लड़ा जाएगा समरीन जी। यानी कि बिना कॉम्प्रोमाइज के कुछ भी नहीं होने जा कुछ रहा है। भी नहीं हो सकता है। देखिए, आप दावे चाहे जितनी बड़ी कर ले, तैयारी बिल्कुल। जितनी बड़ी कर ले, लेकिन आखिर में जब सीट शेयरिंग की बात होगी, उम्मीदवारों की बात होगी, तो आपको समझौते करने होंगे। लोकसभा चुनाव में भी आपने बलिदान देखा, भी देना पड़ेगा। हाँ, लोकसभा चुनाव में भी बिल्कुल, बिल्कुल। कि जीतन राम मांझी को यह लग रहा था, हम पार्टी को लग रहा था कि 3 नहीं तो कम से कम 2 सीटें। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी भरोसा था बिल्कुल। कि 3 सीटें। इसी बात का आश्वासन मिला था। लेकिन जब नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए थे, तभी इन दोनों का समीकरण गड़बड़ा गया था। तो इन दोनों की सेहत नीतीश कुमार से प्रभावित होती है, और नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा को अपने हिस्से से सीटें देने के लिए तैयार होते हैं। यदि होते हैं तो 7 से अधिक संख्या कितनी बढ़ाते हैं? बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा को क्या नीतीश कुमार अपने हिस्से में स्वीकारते हैं? क्योंकि चर्चा यह है कि बीजेपी चाहती है कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा का सामंजन जेडीयू करे, चिराग पासवान का सामंजन हम करेंगे। लेकिन क्या नीतीश कुमार इसके लिए तैयार होंगे? उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनका कभी प्रेम भी दिखता है, कभी वैर भी दिखता है। जब उपेंद्र कुशवाहा आरएलएसपी को खत्म कर जेडीयू में गए थे, विलय कर दिया था, तब यह लगने लगा था कि वह उत्तराधिकारी हैं। लेकिन बाद में क्या स्थितियां परिस्थितियां बिगड़ी, यह सबको पता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने फिर से एक नई पार्टी बनाई आरएलएम, और एनडीए का हिस्सा बन गए, और फिर नीतीश कुमार भी आ गए। बिल्कुल जी। देखिए, हम लोग दोनों पार्टियों की चर्चा करेंगे, लेकिन शुरू करेंगे हम लोग आरएलएम से। जी। जो बड़ा सवाल उठता है, वो बड़ा सवाल ये है कि आप क्या उपेंद्र कुशवाहा को कुशवाहा राजनीति का चाणक्य मानते हैं? क्या आप स्वीकार करेंगे इस बात से? देखिए, यदि बिहार के संदर्भ में देखें, हाँ, तो लवकुश की राजनीति की शुरुआत नीतीश कुमार ने की। बिल्कुल। वे इस राजनीति के जनक हैं, और इसी राजनीति के बूते उन्होंने, देखिए, बाद में उन्होंने इस बीजेपी के साथ मिलकर सवर्णों को जोड़ा, अति पिछड़ी जातियों को जोड़ा, दलित महादलित को जोड़ा, और लालू यादव राबड़ी देवी की सत्ता को उखाड़ फेंका। जंगल राज से मुक्ति दिलाई। जंगल राज हम और आप नहीं कहते हैं, पटना हाईकोर्ट की टिप्पणी थी। लेकिन राजनीति, देखिए, नीतीश कुमार यह भी कहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा का नाम तो उपेंद्र प्रसाद था, उपेंद्र कुशवाहा नाम हमने ही दिया है। तो नीतीश कुमार ने कुशवाहा राजनीति में उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ाया। लेकिन संबंध कब मीठे रहे, कब खट्टे रहे, इसका इतिहास है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें भी कोई शक नहीं कि आगे जैसे जैसे दिन गुजरे, जैसे जैसे चुनाव हुए, उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे। ये आप मानते हैं? ये मानते सबसे बड़े चेहरे हैं उपेंद्र नहीं, सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे हैं। जी। और लोग यह भी कहते हैं कि बिहार की राजनीति की समझ, स्पष्ट समझ, बहुत अधिक समझ उपेंद्र कुशवाहा को है। अच्छा। साफ सुथरे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन यह भी लोग कहते हैं कि बहुत जल्दी इधर से उधर हो जाते हैं। नीतीश कुमार के बारे में जैसा कहा जाता है, बिल्कुल, जी, जी, प्रयोग बहुत करते हैं, ठीक है ना, नुकसान भी हो जाता है। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति के सबसे बड़े चेहरे बनकर उभरे, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब नीतीश कुमार से बैर हुआ, तो नीतीश कुमार ने सोचा कुशवाहा राजनीति को हम क्यों छोड़ दें। बिल्कुल, ठीक है, जी, जी। तो उपेंद्र कुशवाहा के बराबर, देखिए, नीतीश कुमार का चेहरा सबसे बड़ा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बराबर जेडीयू के भीतर आपको कोई कुशवाहा चेहरा नहीं दिखेगा, ये सच है। लेकिन आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जब जेडीयू को छोड़कर नीतीश कुमार से संबंध खराब हुए, और नीतीश कुमार महागठबंधन की सरकार चला रहे थे, वे फिर से वापस एनडीए में आए, आरएलएम बनाया, तो उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि उनके साथ एक और खेल होने वाला है। बिल्कुल, जी। हाँ, वे तो कुशवाहा राजनीति के बिल्कुल चाणक्य थे ही, लेकिन बीजेपी ने क्या खेल कर दिया? बड़ा खेल कर दिया। सम्राट चौधरी को बिहार प्रदेश भाजपा का अध्यक्ष बना दिया। कहीं उम्मीद नहीं थी, कोई चर्चा नहीं थी। दूसरों के नाम थे, किनके नाम चल रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी बन गए। तो बीजेपी ने कुशवाहा राजनीति में
सेंधमारी की कोशिश की। बिल्कुल। कुशवाहा राजनीति में नीतीश कुमार के एकाधिकार को तोड़ने की कोशिश की। उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व को चुनौती देने की कोशिश की बिल्कुल। और सम्राट चौधरी को हम्म। स्थापित करने की कोशिश बिल्कुल। की। याद कीजिए, जब सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बने, महागठबंधन की सरकार थी, नारा याद है। नारा याद है। बिल्कुल। बेगूसराय में स्वयं गिरिराज सिंह नारा लगवा रहे थे, बिहार का सीएम कैसा हो, सम्राट चौधरी जैसा हो। बिल्कुल। और जब फिर से एनडीए की सरकार बनी तो सम्राट चौधरी बिहार प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष भी रहे कई महीनों तक और बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे। बिल्कुल। देखिए, बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। लेकिन यदि आप पोजीशनिंग की बात करेंगे तो नंबर 2 सम्राट चौधरी। और यदि आप चर्चा करते हैं जब कभी, देखिए बीजेपी में कभी क्या हो जाता है यह कोई नहीं जानता है। जी। लेकिन बिहार में मुख्यमंत्री पद के भावी दावेदार उम्मीदवार बीजेपी की ओर से कौन कौन, तो उसमें सबसे पहला नाम सम्राट चौधरी का ही आता है। तो ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा अब एकाधिकार नहीं है। और आपने यह भी देखा कि लोकसभा चुनाव के दौरान आरजेडी ने भी कुशवाहा राजनीति बहुत मजबूत तरीके से की। बड़ा प्रयोग था, बड़ा प्रयोग और किया। सफल भी रहा। हाँ, सफल भी रहा। कई देखिए, आपने देखा ना औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ का किला ढह गया। 1952 के बाद 2024 के पहले तक वहां कोई गैर राजपूत सांसद नहीं बना था। जेडीयू से ही अभय कुशवाहा लाए गए, उन्हें टिकट दिया गया और वे चुनाव जीत गए। बिल्कुल। उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए, राजाराम कुशवाहा चुनाव जीत गए, वजह पवन सिंह रहे, ठीक है ना। नित्यानंद राय कितने संकट में चुनाव जीते। तो कुशवाहा राजनीति करने का प्रयास आरजेडी भी आगे भी प्रयास जारी है। आप देख ही रहे हैं, वहां पहले से आलोक मेहता है। बिल्कुल। जी। अभय कुशवाहा का महत्व बढ़ा हुआ है। और आगे भी 2025 के लिए जो प्लान है उसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव के रोड मैप में, ब्लूप्रिंट में कुशवाहा है। वैसे मेरा यह मानना है कि लोकसभा चुनाव में कुशवाहा वोट बैंक में जो दरार दिखा वह विधानसभा चुनाव में कम दिखेगा। अच्छा, कम दिखेगा। क्योंकि देखिए, इंडिया ब्लॉक में सीएम मुख्यमंत्री के पद की कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, बिल्कुल। वहां तेजस्वी यादव घोषित है और लवकुश समाज को बोगी नहीं बनना है, इंजन बने रहना है। बिल्कुल। नीतीश कुमार आज न कल तो रिटायर होंगे ना। तो सबसे बड़ी दावेदारी किस समाज की है? लवकुश में कुश की है। बिल्कुल। कुश की आबादी भी लव से अधिक है। बिल्कुल। हाँ, तो कुश की आबादी भी अधिक है। उपेंद्र कुशवाहा को कभी कभी इस बात का गम भी होता होगा कि हमने क्यों छोड़ दिया। एनडीए में तो आ ही रहे थे नीतीश कुमार, यदि मैं रहता तो शायद। देखिए, आज भी जेडीयू के भीतर उत्तराधिकारी कोई नहीं है। जब कभी बनाने की कोशिश शुरू की जाती है, कुछ ही महीनों में किस तरीके से अभियान पंक्चर होता है। कभी आरसीपी सिंह, बिल्कुल, कभी प्रशांत किशोर, बिल्कुल जी, अभी आपने देखा मनीष वर्मा। तो कुशवाहा राजनीति के सूत्रधार तो हैं उपेंद्र कुशवाहा, लेकिन हम यह कह लें कि एकाधिकार यह नहीं रह गया है और इसे उन्हें अपनों ने भी चुनौती दी है और गैरों ने भी चुनौती दी है। और देखना आगे यह होगा कि जब सीट बंटवारा होगा, सीटों की संख्या तय होगी, उम्मीदवार तय होंगे, तो फिर उपेंद्र कुशवाहा राजनीति को आगे कितना ले जाते हैं। क्योंकि उनकी घेराबंदी बहुत तरीके से की गई है, बहुत तरीके से घेराबंदी की गई है उपेंद्र कुशवाहा की। यानी कि संभल के चलना होगा। हाँ, क्योंकि एक आधारभूत चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, आधारभूत चाहिए जी। अच्छा, तो ऐसे में एक और सवाल है कि अब जब आरएलएम की हमने बात की, चर्चा की कि क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ संभावनाएं नजर आती हैं, तो कितनी सीटों पर आपको लगता है कि आरएलएम ताल ठोक सकता है या कितनी सीटें आरएलएम के खाते में आ सकती हैं? देखिए, इस सवाल का जवाब तो हमने पहले ही सवाल के जवाब में देने की कोशिश की कि सीटें कम है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना होगा। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा कितना कॉम्प्रोमाइज करे? बिल्कुल, सीमा होती है। हाँ, यह भी बड़ा सवाल है। यह भी बड़ा सवाल है, बिल्कुल। कितना कॉम्प्रोमाइज करे।
ठीक है ना। लोकसभा में तो लोकसभा में कंप्रोमाइज करना पड़ा, बिल्कुल जी। राज्यसभा जाते वक्त कंप्रोमाइज एमएलसी करना, के टाइम पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। एमएलसी तो नीतीश कुमार ने बनाया ही था, ठीक है ना। हाँ, तो कितना कंप्रोमाइज करेंगे, और यदि बहुत अधिक कंप्रोमाइज करेंगे तो उनकी स्थिति क्या रह जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सवाल यह भी पैदा होता है कि विकल्प क्या है। यदि वे आरजेडी के साथ चले जाते हैं, यदि एक मान ले हाइपोथेटिकल, ठीक है ना, हाँ। राजनीतिक संभावनाओं का खेल, बिल्कुल हाँ। तो वहां मिलना क्या है। हाँ। क्योंकि आज एनडीए जिस स्थिति में है, वैसे में हमने कहा ना कि देखिए बिहार की कुशवाहा बोगी बनने को तैयार नहीं, इंजन बनना चाहते हैं, इंजन बनना चाहते हैं। और महागठबंधन में देख लीजिए, मुकेश सहनी कह रहे हैं डिप्टी सीएम हम बनेंगे। बिल्कुल जी। जब मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, हाँ। तो एक मुसलमान कोई डिप्टी सीएम तो बनेगा। तो कितने डिप्टी सीएम, और जब महागठबंधन के साथ नीतीश कुमार थे और उपेंद्र कुशवाहा अलग हो रहे थे, तो उपेंद्र कुशवाहा की सबसे अधिक शिकायत किस बात को लेकर थी, तेजस्वी यादव के साथ रहने को लेकर, नीतीश कुमार के बिहेवियर को लेकर, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि हमें जानकारी है कि एक बार उन्हें कह दिया गया था, नीतीश कुमार से वो मिलने गए थे कि आप विजय कुमार चौधरी से बात कर लीजिए। अच्छा, ठीक है। उपेंद्र कुशवाहा को यह बात अच्छी नहीं लगी, बुरी लग गई। हाँ। तो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उपेंद्र कुशवाहा किसी पहचान के मोहताज नहीं, पहचान के मोहताज नहीं। तो संख्या क्या होगी, लोग कहते हैं संख्या एक लोकसभा की सीटों के बराबर 6। जी ठीक है। बीजेपी वाले कहते हैं कोई अनुमान मत लगाइए। नीतीश कुमार कह रहे हैं भाई हमारी जिम्मेवारी नहीं है, बीजेपी की जिम्मेवारी है। तो सीटों की संख्या डबल डिजिट में तो नहीं होनी है। अच्छा, नहीं होनी है, डबल डिजिट में नहीं होनी है। इस बात को आप समझ लीजिए, डबल डिजिट में नहीं होनी है, 10 पार नहीं होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। और जब डबल डिजिट में नहीं होगी तो फिर वह अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, जो उनके संघर्ष के साथी रहे, जिन्होंने कभी साथ नहीं छोड़ा बुरे वक्त में, बिल्कुल उनके भी अरमा है। हाँ, उनके भी अरमा है। फिर क्या करेंगे। और फिर जो सीटें उन्हें मिलती है, उनमें सीटें कौन सी दी जाती है, यह भी पहचानने की जरूरत होगी कि सीटें मिल गई, डबल डिजिट में भले न मिली, लेकिन सीटें ऐसी दे दी गई जहां कुशवाहा नहीं जीत सकते, तो फिर क्या होगा। हाँ, क्योंकि देखिए कुशवाहा राजनीति को न नीतीश कुमार छोड़ेंगे, न बीजेपी छोड़ेगी, और न उपेंद्र कुशवाहा छोड़ेंगे। बिल्कुल। तो इसलिए डबल डिजिट की संभावना तो बिल्कुल ही नहीं है। और उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से ज्यादा उम्मीदें अमित शाह और नरेंद्र मोदी से लगानी चाहिए, उनसे ही कुछ मिल सकता है। हाँ, नीतीश कुमार की सहमति उसमें आवश्यक है, यानी कि छोटे भाई को बड़े भाई से उम्मीदें कम रखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो फिर दिल दुख जाएगा। दिल दुख जाएगा। सीटें मिल भी गई तो सीटें मिली कौन सी। हाँ, ये महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण होगा। हाँ, लेकिन ऐसे में अब ये भी सवाल है कि जब दिल दुख जाएगा, जब तकलीफ हो जाएगी, जो सीटें चाह रहे हैं वो सीटें नहीं मिलेंगी, तो फिर क्या विकल्प होगा, क्या ऑप्शन है, क्या रास्ता है? विकल्प तो होगा, विकल्प बहुत नहीं है। देखिए तीसरा मोर्चा बनाकर लड़ चुके, ठीक है ना। हाँ, तो विकल्प कहाँ है। आरजेडी में, इंडिया ब्लॉक में क्या जगह है। दोनों हाथ से स्वागत होगा। नहीं, दोनों हाथ से स्वागत होगा, लेकिन मिलेगा क्या। हाँ, मिलेगा क्या, ठीक है ना। हाँ, क्या वे बिहार के मुख्यमंत्री घोषित कर दिए जाएंगे, क्या बिहार के डिप्टी सीएम घोषित कर दिए जाएंगे। और फिर वहां जो जमाए हैं, वहां भी गए थे, वहां से चले आए थे, ठीक है ना। तो मिलेगा क्या। हाँ, तो देखिए अब यदि ये चर्चा कर रहे हैं कि विकल्प क्या है, तो कांग्रेस और आरजेडी का समझौता कैसे होता है, इस पर भी ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। कांग्रेस दिखा रही है, हाँ, कांग्रेस तो तेवर दिखा रही है। हाँ, कांग्रेस तेवर दिखा रही है। कांग्रेस छोड़ी हुई सीटों पर नहीं लड़ना चाहती है, कांग्रेस क्वालिटी सीटों पर लड़ना चाहती है, और संख्या में भी कम
नहीं आना चाहती है। बिल्कुल, मतलब बिल्कुल, 2020 में 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, तो फिर से 70 सीटों की बात हो रही है। तो उपेंद्र कुशवाहा के पास विकल्प नहीं बहुत बचा है। कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, विकल्प बहुत नहीं बचा है। आगे राज्यसभा भी जाना होगा, बिल्कुल, आगे बिल्कुल। राज्यसभा भी जाना होगा। जी जी जी। हाँ, हम्म। 2 ही साल का है, 2026 में फिर से, हाँ, हाँ। 2026 में फिर से। बिल्कुल। तो इसलिए और कितने समय तक संघर्ष करते रहेंगे, और उनके कार्यकर्ता, उनके नेता कितने बार परिवर्तन देखेंगे। उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां बहुत ज्यादा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि सीटें चाहे कुछ अधिक हो कम हो, रहेंगे एनडीए में ही, ठीक है ना, मन मार कर रहें, चाहे हंस के चाहे रोके, चाहे हंस के चाहे दुखी मन से। हाँ हाँ। क्योंकि वहां बहुत अधिक, और मैंने कहा ना, उपेंद्र कुशवाहा जितने समझदार हैं ना, उनकी जगह बहुत नहीं बनती है। वे अपने स्वाभिमान से शायद ही समझौता कर पाए आरजेडी के भीतर जाकर, मतलब आरजेडी के साथ जाकर। जी बिल्कुल। तो ऐसे में हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है, मतलब कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहां पर आरएलएम की नजर है। सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि पहलवान कौन कौन है, कईयों के नाम सुनाई देते हैं गलियारों में। देखिए समरीन जी, पहले तो सीटों की संख्या तय होगी, फिर सीटें तय होगी। हाँ, हाँ। लेकिन इस इंतजार में न कोई नेता होता है न कोई पार्टी होती। बिल्कुल, हाँ। यदि इस इंतजार में नेता और पार्टी हो तो राजनीति होगी ही नहीं। ठीक है, चाहे आप जिस नेता से सवाल करेंगे, जिस पार्टी से सवाल करेंगे, सभी के सभी जवाब यही होते हैं कि वो 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और ये भी कहते हैं कि चुनावी मोड ऑन है। हाँ, चुनावी मोड ऑन है। हाँ। क्योंकि देखिए, यदि खुशी मन से हुआ तो वे दूसरे की मदद करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो गठबंधन धर्म तो यही है। अब ऐसे में आपको देखना ये होगा कि उपेंद्र कुशवाहा के पास ऐसे कौन से नेता हैं जो चुनाव लड़ने के लिए बेताब है, हाँ। या चुनाव लड़ने का इतिहास है, या उपेंद्र कुशवाहा की जिम्मेदारी बनती है कि इन्हें चुनाव लड़ाएं, बिल्कुल चुनाव लड़ाएं। जी जी। अब उसमें देखिए, कुशवाहा अधिक हो सकते हैं, कुशवाहा कम हो सकते हैं, दूसरी जातियों के नेता हो सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। फिर वही सवाल और फिर वही सवाल कि सीटें कितनी मिली और सीटें कौन सी मिली। अपनों से घिरे हैं, सीटें देकर भी गैर कुशवाहा सीट देने की साजिश रची जा सकती है। तो यदि आप पहलवानों की बात करें, एक एक नाम देखिए, जहां तक मुझे समझ में आता है कि अब देखिए आप, ठाकुर धर्मेंद्र सिंह हैं, वो भी चुनाव तो लड़ेंगे, इनकी पार्टी के महत्वपूर्ण नेता रहे हैं, ठीक है ना। रणविजय सिंह हैं, पूर्व विधायक भी हैं, ठीक है, हाँ। गोह में, ठीक है, हाँ। अब ये दोनों नाम हमने गैर कुशवाहा का ले लिया। पप्पू वर्मा है, पप्पू वर्मा, हाँ, पप्पू कुशवाहा भी कर सकते हैं, कुर्था में है, ठीक है ना। अब देखिए राहुल कुमार हैं, पुराने पत्रकार हैं, आईएमसी के पढ़े हैं। इनके पिता जितेंद्र नाथ बहुत ही लंबे अरसे से उपेंद्र कुशवाहा के साथ है, साय की तरह साथ है। सुख दुख चाहे जिस अवस्था में रहे, तो राहुल कुमार लगातार तैयारी कर रहे हैं शेखपुरा में, बिल्कुल, ठीक है। तो जो नेता, अब देखिए इनकी बहू भी, वैसे हम यह स्पष्ट कर दें जी कि उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश कुमार की तरह परिवारवाद के बहुत पक्ष में नहीं रहे, ठीक है, लेकिन परिवार के भीतर इच्छा और महत्वाकांक्षा तो होती है, बिल्कुल होती है ना, बिल्कुल होती है। तो बहू भी कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ना चाहती है। अच्छा। लेकिन वो उपेंद्र कुशवाहा के समय समक्ष प्रकट कर पाती हैं अपने पतिदेव के माध्यम से कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन पार्टी के भीतर के लोगों से पूछेंगे तो ये जानकारी जरूर मिलेगी। और आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए कि इनके पुत्र ने प्रेम विवाह किया है। अच्छा, लव मैरिज किया है, जी जी। और इनकी जो बहू है, हमारी जानकारी के मुताबिक वह ब्राह्मण है। अच्छा, ठीक है ना जी। अब देखिए रामेश्वर महतो चर्चा में बने हुए थे, एमएलसी रहे हैं। नीतीश कुमार को किस तरीके से क्या क्या कहकर पहले लग रहा था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा उन्हें शामिल करा पाएंगे, लेकिन उन्होंने शामिल करा लिया। रामेश्वर महतो लोकसभा चुनाव भी लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही रहते हैं, व्यापारी आदमी है, ठीक है,
मौर्या में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। हाँ, नहीं, व्यापारी आदमी है, पैसे वाले हैं। देखिए, माल जाल में कमी नहीं है, तो और ऐसे लोगों की राजनीति में जरूरत होती है। बिल्कुल। तो सीतामढ़ी की किसी सीट से वो भी लड़ना चाहते हैं। अब देखिए, आलोक सिंह बिहार सरकार के मंत्री, भाजपा के नेता, संतोष सिंह के भाई हैं। अच्छा। संतोष सिंह के भाई हैं। और जब ये काराकाट से चुनाव लड़ रहे थे उपेंद्र कुशवाहा, तो अधिकांश राजपूत तो पवन सिंह के साथ ही खड़े हो गए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो एनडीए वाले थे वो भी हाँ, जी जी, ठीक है। इनके पास बस हाजिरी बजाने को आते थे। लेकिन आलोक सिंह ने पूरी तपस्या, पूरी मेहनत की। जीत हार अलग है, और यह भी सब कुछ से संपन्न है, और लगातार पहले भी चुनाव लड़े हैं। हाँ, ठीक है ना, बोरा बोरी में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी कहीं करगहर से या दिनारा से यह चुनाव लड़ना चाहते हैं आरएलएम से। ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए, प्रशांत पंकज है, ठीक है ना, समस्तीपुर का उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र, ठीक है, 2020 में भी लगे थे। तो यह भी साथ में है। इनकी ही गाड़ी से कुछ जब्ती हो गई थी। ठीक है, याद है? जी, हाँ, इनकी ही गाड़ी से जब्ती हो गई थी। तो प्रशांत पंकज हैं। अब इन्हें भी देखिए, ये लंबे समय से साथ में है, टिकट चाहिए। अब देखिए, मदन चौधरी हैं, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अच्छा, ठीक है, ये भी चाहते हैं पारू से। ठीक है ना, ये भी एक पहलवान है। बिल्कुल है। अब देखिए, रेखा गुप्ता है। देखिए, हम नाम केवल कुशवाहा का नहीं ले रहे हैं। हाँ, हम नाम केवल सवर्ण का नहीं ले रहे हैं, हम पिछड़ा भी जोड़ रहे हैं। तो रेखा गुप्ता है, सीतामढ़ी में बाजपट्टी से चुनाव लड़ी थी। 2015 में बहुत ही कम मतों से चुनाव हार गई थी। तो रेखा गुप्ता भी लंबे समय से साथ है जी। अब देखिए, रिंकू सोनी है। अच्छा, बस है जी, देहरी से। ठीक है ना, यह भी चुनाव लड़ने को तैयार बैठे हैं। लड़ेंगे ही लड़ेंगे। अब सवाल वही है, कितनी सीटें मिलती है, कौन सी सीटें मिलती है। दामाद के बारे में भी कहा जाता है कि मन के भीतर चलता रहता है, बहू के भी और दामाद के भी। लेकिन फिर हम कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा परिवारवाद में बहुत भरोसा रखने वाले आदमी नहीं है। इस मामले में सुचिता और ईमानदारी और पुण्यता है। बिल्कुल है। जी। और जब वह राजनीति में भी, देखिए, राजनीति में केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे, कोई बदनामी और कोई बट्टा नहीं लगा। बिल्कुल। और बिहार के मुद्दों को लड़ा, दामन साफ है। हाँ, और बिहार के मुद्दों को लड़ा। जब वह केंद्रीय मानव संसाधन राज्य मंत्री थे, तो वे चाहते थे कि बिहार में नवोदय विद्यालय और खुल जाए, केंद्रीय विद्यालय और खुल जाए। बिहार सरकार ने जमीन नहीं दी। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने अनशन किया था। तो उपेंद्र कुशवाहा एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड, डेवलपमेंट की विजन वाले आदमी है, इसमें भी कोई शक नहीं है जी। अब देखिए, एक इंजीनियर स्मृति कुमुद कुशवाहा ही है। यह भी सिवान में कहीं से चुनाव लड़ना चाहती इनकी पार्टी से। ठीक है ना, ठीक है। कपिल कुमार है, कुशवाहा ही है सर। ये रोहतास जिला अध्यक्ष है इनकी पार्टी के। ये सासाराम से। देखिए, हम अधिकांश वैसी सीटों की बात कर रहे हैं जहां एनडीए मतलब जेडीयू, बीजेपी हम नहीं जीता हुआ है। ठीक है ना। तो कपिल कुमार। अब देखिए, अशोक कुशवाहा है, ये औरंगाबाद के जिला अध्यक्ष है। ठीक है। यह भी ओबरा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। ओबरा में क्या होगा पता नहीं। ओबरा में सारी पार्टियों की नजर है। एलजेपीआर भी हाँ, प्रकाश चंद्र जी, बहुत मजबूती से लड़ रहे थे, बहुत मजबूती से। हाँ। अब देखिए, रामेश्वर महतो पूर्व सांसद रहे हैं आरा के 2 बार, जहां तक मेरी जानकारी है। तो उनके बेटे हैं आर.के. सिन्हा। अच्छा जी। इनकी नजर भी करगहर और काराकाट पर है। अच्छा, ठीक है ना। जी। हाँ। लेकिन आलोक सिंह भी करगहर चाहते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है ना। अब देखिए, रामयश कुशवाहा है, ये भभुआ से तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, अखिलेश्वर सिंह है, ये भी काराकाट तो गजब है भाई, हॉट सीट है। उधर आपने देखा कि पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह आनंद मोहन से जाकर मिलनी। बिल्कुल। वह भी विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। अभी से एक्टिव हो गई है। हाँ। अब देखिए, उपेंद्र कुशवाहा के जले पर तो यह नमक होगा। हाँ, जले पर नमक होगा कि जेडीयू से या बीजेपी से यदि ज्योति सिंह को टिकट मिलता है तो यह तो जले पर नमक होगा। जले पर नमक होगा। बिल्कुल जी। अब देखिए, संजय मेहता है, ठीक है ना, वो जगदीशपुर से। ठीक है ना, जगदीशपुर से। भगवान सिंह कुशवाहा क्या करेंगे पता नहीं।
राम पुकार सिन्हा पार्टी की हाँ, प्रवक्ता बिल्कुल है, बिल्कुल जी। नरकटियागंज से तैयारी कर रहे नरकटियागंज हैं। से। हिमांशु पटेल हैं हम्म। सुल्तानगंज से, अंगद कुशवाहा कोई हैं और शिव कुमार सिंह कोई हैं, ठीक ये है। खगड़िया से। अच्छा। माधव आनंद, माधव आनंद। कैसे देखिए यदि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा हो और माधव आनंद की चर्चा जिक्र न ना हो, हो, ये बिल्कुल। कैसे संभव है। हम्म। और बहुत लंबे अरसे से वेटिंग लिस्ट में, हम्म। जब कभी कोई चुनाव होता है, जब कभी कोई समझौता होता है, नई पार्टी बनती है, नई संधि होती है, तो माधव आनंद का जिक्र आता ही आता है। आता है। तो ये भी बेनीपट्टी से देखिए सांसद का चुनाव नहीं लड़ पाए, विधान पार्षद नहीं बन पाए, और लगातार लग गए हैं, कुछ दिनों के लिए नाराज हो जाते हैं, फिर मान जाते हैं, फिर ट्वीट कर हाँ देते हाँ हैं। फिर ट्वीट कर जी, देते जी, हैं। जी, तो हाँ। माधव आनंद, हाँ। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी जब अमित शाह के साथ मीटिंग हो रही थी, तब माधव आनंद भी साथ दिखते थे। बिल्कुल जी। तो ये सारे नेता हैं, लेकिन सवाल वही पैदा होता है समरीन जी कि पहले सीटें तो तय हो जाए, सीटों की संख्या कितनी, और फिर सीटों का समीकरण क्या कहता है। समीकरण क्या कहता है। सीटों का समीकरण कुशवाहा को लड़ाने के पक्ष में है, गैर कुशवाहा को लड़ाने के पक्ष में है, और नीतीश कुमार की कृपा कितनी मिलती है और बीजेपी की कृपा कितनी मिलती है। कृपा बहुत जरूरी है, कृपा बहुत जरूरी है। और कृपा प्राप्त हो इसके लिए टोटके करते रहना चाहिए उपेंद्र कुशवाहा जी को, टोटके करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम जिक्र करेंगे जीतन राम मांझी की पार्टी हम का। और जब जाहिर सी बात है कि जब हम जिक्र करेंगे जीतन राम मांझी का, तो दलित राजनीति को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। क्या आप दलित राजनीति का चाणक्य मानिएगा ना जीतन राम मांझी को? नहीं मानेंगे, चाणक्य नहीं मानेंगे, चाणक्य नहीं मानेंगे। हाँ, चाणक्य कैसे मान लेंगे भाई। दलित राजनीति के चाणक्य बिहार में जगजीवन राम रहे हैं, फिर रामविलास पासवान रहे। अभी देखिए भाई, चिराग पासवान ने विरासत संभाल ली है। और यदि आप वोट बैंक की बात करेंगे तो देखिए बिहार में 20% जो दलित हैं उनमें 5% और 5%, मतलब 10% मिलाकर ये पासवान और रविदास है, ठीक है ना, पासवान और राम है, ठीक है ना, और 3% के करीब ये है मांझी है। लेकिन मांझी जो है वह अधिक वंचित है, अधिक शोषित है, आरक्षण का सबसे कम लाभ मिला है। लेकिन जीतन राम मांझी एक बड़ी ताकत बन गए हैं। नीतीश कुमार की कृपा से ही मुख्यमंत्री बने थे। वैसे देखिए जब नीतीश कुमार नाराज होते हैं तो वो कहते हैं मैं मूर्ख था, बिल्कुल मैंने मूर्खता कर दी थी, पत्नी से डांट भी खानी पड़ी थी। हाँ ठीक है, उसका भी जिक्र करते हैं। हाँ, मैंने मूर्खता कर दी थी। तो पत्नी से डांट किसको खानी पड़ी थी? जीतन राम मांझी को। हाँ, नीतीश कुमार कहते हैं कि मैंने मूर्खता कर दी थी कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर। तो जीतन राम मांझी अब बड़े चेहरे हैं, बिल्कुल। और देखिए दलित राजनीति यह केंद्र में है। देखिए अब क्या हो रहा है, जब दिल्ली के चुनाव हो रहे थे तो यह माना जा रहा था, क्योंकि पूरे देश में अभी राहुल गांधी जय बापू, जय संविधान, जय भीम, बिल्कुल, यह नारा लेकर घूम रहे हैं। संविधान हाथ में ही रहता है, संविधान हाथ में, और जय बापू जय भीम। तो दलितों को एक संदेश देना बीजेपी के लिए बड़ा आवश्यक। तो वहां चुनाव लड़ रहे थे दुष्यंत गौतम, और वह दलित। माना यह जा रहा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी, सरकार बनाने की स्थिति में होगी, जीत मिलेगी, जीत मिल ही गई, बड़ी जीत मिली। बिल्कुल। तो दुष्यंत गौतम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे होंगे, लेकिन वो चुनाव हार गए, बिल्कुल, ठीक है ना। तो दलित राजनीति बिहार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण, ठीक है ना, इसमें कहीं कोई इफ वट नहीं है, ठीक है ना। लेकिन दलित राजनीति में भी कई खांचे हैं, चिराग पासवान ने अपने को स्थापित किया है और जीतन राम मांझी ने भी अपने को स्थापित किया है। बिल्कुल। चिराग पासवान ने स्थापित किया कि उन्होंने 5 सीटों में 100% स्ट्राइक रेट के साथ सफलता हासिल की। जीतन राम मांझी ने साबित किया कि बगैर चिराग पासवान के गए हुए इमामगंज के उपचुनाव में अपनी बहू को जीत दिला दी, दीपा मांझी। बिल्कुल। दोनों के बीच रिश्ते क्या रहते हैं यह हम और आप जानते हैं। आरक्षण के भीतर आरक्षण, वर्गीकरण के सवाल पर भी दोनों टकराते रहते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि माइनस एनडीए, ये दोनों क्या है? बिल्कुल। हाँ, चिराग पासवान माइनस एनडीए 2020 में लड़े,
ठीक है। जी जी हाँ। भाई कहा गया कि वह भाजपा के हनुमान है, नरेंद्र मोदी के हनुमान है। उन्होंने नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचा दिया, नंबर 3 की पार्टी बना दिया। लेकिन उन्हें क्या मिला? उनका फायदा। उनको क्या मिला था? एक विधायक, सिर्फ एक। हाँ ठीक है ना, वो भी नहीं रहा, वो भी नहीं रहे राजकुमार सिंह। बिल्कुल ठीक है जी। और जीतन राम मांझी, देखिए जब महागठबंधन के साथ रहे, मखदूमपुर और इमामगंज दोनों से लड़े थे, मखदूमपुर का चुनाव हार गए थे। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है एनडीए के लिए, ठीक है ना। तो ये दोनों महत्वपूर्ण है, लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि सीटें किसको अधिक मिलेगी। तो सीटें निश्चित तौर पर चिराग पासवान को अधिक मिलेगी, हाँ अधिक मिलेगी। उनका हक भी बनता है और वे स्वाभाविक हैं भी, और देखिए स्मार्टली पॉलिटिक्स भी करते हैं, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। और जीतन राम मांझी की उम्र भी आप समझ रहे हैं। तो जीतन राम मांझी ने बिहार में मांझी की राजनीति स्थापित कर दी और उनके बेटे संतोष सुमन उस विरासत को ठीक से संभाल भी रहे हैं। बिल्कुल हाँ, इसमें भी कहीं कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है, हाँ। कहीं कोई शक नहीं है। लेकिन दोनों दलित नेताओं में परिवारवाद जो है ना, वह कूट कूट कर भरा पड़ा है। देखिए हमने कहा नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा दोनों इससे दूर हैं, दोनों इससे दूर हैं। बिल्कुल। लेकिन इधर चिराग पासवान को भी जब मौका मिलता है तो सबसे पहले परिवार को आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल जी हाँ। और जीतन राम मांझी को भी जब मौका मिलता है तो सबसे पहले परिवार को आगे बढ़ाते हैं। तो दलित राजनीति 2025 के चुनाव में, क्योंकि कांग्रेस इंडिया ब्लॉक इस बात का इस्तेमाल कर रहा है, देखिए मांझी और पासवान अभी तो एनडीए के साथ, लेकिन जो हमने राम की बात की वो भी 5%। जी। देखिए राम से कोई सांसद एनडीए का नहीं है। मनोज राम सासाराम से जीते तो इंडिया ब्लॉक का, और राम पर बसपा का भी प्रभाव रहता है, मूल वोट बैंक उनका। हाँ, तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये राजनीति, तो जीतन राम मांझी और चिराग पासवान दोनों जोड़ी हैं, लेकिन दोनों आपस में ही लड़ते रहते हैं, समझे ना। बिल्कुल कोल्ड वॉर चलता रहता है। जीतन राम मांझी अपने को बहुत कमतर, संतोष सुमन अपने को बहुत कमतर आंकने की कोशिश नहीं करेंगे, और चिराग पासवान चाहेंगे कि हम बहुत अधिक, ठीक है ना। बिल्कुल जी। यदि जीतन राम मांझी को 1 तो हमें 5 मिले, बिल्कुल ठीक है ना। जी हाँ। और जीतन राम मांझी चाहेंगे कि अगर उनको 5 हाँ, तो हमको 4 मिल जाए। नहीं 5 मिले तो 4 तो ना मिले, लेकिन कम से कम 2-2.5 तो मिल ही जाए, 2-2.5 तो मिल ही जाए। तो इसका कोल्ड वार आपको देखने को मिल सकता है, और मिलता भी रहता है। हाँ मिलता भी रहता है। जी। और आप देखिए अब जीतन राम मांझी का भरोसा क्या है। जीतन राम मांझी के साथ भी खेल हुआ। जीतन राम मांझी इस बात की उम्मीद में थे कि उन्हें लोकसभा में कम से कम 2 सीटें तो जरूर मिलेगी। उनकी सीट पर कोई संकट नहीं था, गया से लड़ेंगे। नीतीश कुमार ने भी सहमति दे दी थी, लेकिन उन्हें दूसरी सीट की उम्मीद थी, और वे किसी एक भूमिहार को चुनाव लड़ाना चाहते थे ताकि दलित सबंध ये राजनीति वो साध ले। वह नवादा की सीट भी चाहते थे, ठीक है, जिसे एलजेपी से वापस ले लिया था बीजेपी ने। नवादा में उन्होंने उम्मीदवार भी खोज रखा था, लेकिन वह सीट मिली नहीं। पहले तो 3 की बात कर रहे थे, फिर 2, फिर 1। लेकिन एक बात कही जाती है कि जीतन राम मांझी को इस बात का भरोसा दिया गया था कि ठीक है आप एक सीट पर लड़ लीजिए, आप केंद्र में मंत्री बनाए जाएंगे। अच्छा। और केंद्र में जब आप मंत्री बनेंगे तो आपके पास दूसरों की तुलना में बड़ा मंत्रालय होगा। अच्छा, ठीक है जी। ये एक सीक्रेट डील था, ये समझौता हो गया, समझौता हो गया। और यदि आप जीतन राम मांझी के मंत्रालय का वजन मापेंगे तो बिहार के दूसरे मंत्रियों की तुलना में उस मंत्रालय का वजन बड़ा है, और यह कसक और यह टीस भी चिराग पासवान की है। अच्छा, ठीक है ना। जी। चिराग पासवान का मंत्रालय और जीतन राम मांझी का मंत्रालय, और जीतन राम मांझी लगातार गया के लिए कुछ न कुछ करते
नजर आ रहे हैं। इसमें कोई, और देखिए शक जीतन नहीं, राम मांझी और संतोष सुमन तैयारी भी 28 तारीख को, 28 फरवरी ही शायद तारीख है, बिल्कुल 28 पटना में बड़ी रैली, पटना के गांधी मैदान, पटना के गांधी मैदान में करने जा रहे हैं। जी जी देखिए जी। एलजेपीआर की भी रैली होनी थी शायद नवंबर महीने में, कैंसिल हो गई। हाँ, 28 तारीख को, 28 नवंबर को होनी थी। हाँ, नहीं हो पाई। तो ये करने जा रहे हैं। तो जीतन राम मांझी के साथ यह सीक्रेट डील, तो जीतन राम मांझी को सम्मान सहित नीतीश कुमार भी रखेंगे और बीजेपी भी रखेगी। देखिए नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को बैलेंस रखने के लिए भी जीतन राम मांझी को ठीक रखना जरूरत होती है। बिल्कुल, और बीजेपी को भी ज्यादा न कूदे, इसके लिए जीतन राम मांझी को ठीक रखना है। लेकिन बदले में सीटें कितनी मिलेगी ये तो बड़ा सवाल, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे में अब ये भी जान लेना बेहद जरूरी हो जाता है कि हम की ताकत क्या कुछ है, और हम की जो ताकत है और क्या वीकनेस है, इस पर भी हम चर्चा करना चाहेंगे। कमजोरी क्या है, ताकत क्या है? नहीं, देखिए हम की ताकत तो जीतन राम मांझी और मांझी राजनीति, देखिए जहां आप आवाज देते हैं किसी जाति को, तो वो जाति जागृत हो जाती है। हो जाती है, बिल्कुल होती है। और जीतन राम मांझी ने जागृत कर दिया है। और जीतन राम मांझी देखिए मगध और शाहबाद में, या यूं कहें जहां मांझी है, संतोष सुमन उनके बेटे भी देखिए बिहार सरकार में लगातार मंत्री हैं और कोई दामन में दाग नहीं, नहीं लगा है। ठीक है, विभागों को लेकर थोड़ी तनातनी थी, ठीक है, लेकिन दाग नहीं लगा, ठीक ना। तो जीतन राम मांझी ने एक पहचान बना ली है। जीतन राम मांझी इजी एक्सेस है, ठेठ मगही में बात कर लेते हैं, बिल्कुल उनसे जो मिलता है उनके भीतर कोई अहंकार नहीं दिखता है, कोई घमंड नहीं दिखता है, समझे। किसी गरीब के साथ भी बैठकर खाना खा लेते हैं। बिल्कुल। और यह संस्कार संतोष सुमन के भीतर भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल है ना, बिल्कुल है। तो ये ताकत उन्होंने, और जब आपकी ताकत इस रूप में हो जाती है कि आप दूसरे को संतुलित कर सकते हैं, दूसरे को बैलेंस कर जाते हैं, तो यह अपने आप में बड़ी ताकत हो गई, बड़ी ताकत। तो यह ताकत तो जीतन राम मांझी की हो गई, बिल्कुल है, कि भाई ठीक है, रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान वो दलित राजनीति के सबसे बड़े चेहरे, लेकिन हमारी जरूरत को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, नजरअंदाज आप नहीं कर सकते। तो ये ताकत हो गई। अब कमजोरी क्या है? कमजोरी जो आपके पहले सवाल का जवाब हमने दिया था कि बहुत कम मात्रा की जोरन है, ठीक है ना। और जब कम मात्रा के जोरन है तो आपको जरूरत है नीतीश कुमार की, आपको जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि जब आप उधर रहे तो आपने कोई सफलता हासिल नहीं की। अकेले विधायक बने थे ना, मखदूमपुर में तो हार ही गए थे, अकेले विधायक बने थे, इमामगंज में इज्जत बचा ली थी। तो आपको एनडीए के साथ ही रहना होगा, सीटें चाहे आपको जो मिल जाए। हाँ, ये इस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि हम डबल डिजिट क्रॉस करेंगे। अच्छा, हाँ, उम्मीद कर रहे हैं जी, उम्मीद कर रहे हैं। तो फिर क्या लगता है कितनी सीटें मिल सकती हैं जीतन राम मांझी को? देखिए इन्हें लग रहा है कि देखिए लोकसभा चुनाव में तो मेरे साथ थोड़ा खेल हो गया, लेकिन विधानसभा चुनाव में हम कम से कम 13 सीटें हासिल करने जा रहे हैं। 13 सीटें? देखिए उम्मीद लगी बैठी है कि कहा जा रहा है, कुछ ऐसा आश्वासन भी है, लेकिन 13 का जो अंक है ना वो शुभ नहीं होता है। बिल्कुल, वह शुभ नहीं होता, 13 मतलब खतरा। हाँ, तो इसलिए देखिए 13 तो मुझे नहीं लगता है, 7 से सीधे 13। और नीतीश कुमार अपने खाते से, देखिए नीतीश कुमार को यदि 13 सीटें देनी होगी और 122 वो होंगे, तो क्या वो कितनी सीटों पर, देखिए उनकी सीटें तो कम हो जाएगी, तो 109 पर। तो ये झंझट तो है, उपेंद्र कुशवाहा भी सामंजन कहा तो 13 का खतरा तो है, 13 का खतरा है, हाँ जी, 13 का खतरा है। लेकिन अब सबसे अंतिम सवाल और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है मेरा आपसे, क्या लगता है आपको कौन कौन सी सीटें हम की झोली में आ सकती हैं और पहलवान कौन कौन है? क्योंकि कई लोग अभी से ही लगे हुए हैं। देखिए 4 सीटें तो जीती हुई है, बिल्कुल, जिसमें 3 परिवार वाले ही हैं। जी जी जी, एक अकेले अनिल कुमार हैं जो जाति से भूमिहार हैं, टेकारी से, ठीक है ना। ब्रजनंदन शर्मा के पुत्र अनिल, ब्रजनंदन शर्मा के पुत्र अरुण कुमार के भाई, ठीक है ना, अरुण कुमार पूर्व सांसद के भाई। जो हमारी जानकारी है, हमने कहा ना कि लोकसभा चुनाव में भी यह चाहते थे कि एक और भूमिहार को हम लड़ाएं। ये दलित सवर्ण एकता चाहते हैं, इनकी राजनीति का भविष्य यही है। अच्छा। तो इन्होंने यह एक फैसला कर लिया है कि एक भूमिहार को और लड़ाएंगे। यदि बल मिला, सीट मिली, तो 2 भूमिहार को और लड़ा सकते हैं। 2 भूमिहार को लड़ा सकते हैं, हाँ जी, लेकिन एक को तो 2 कर देंगे।
ठीक है ना। अब दूसरा नसीब वाला कौन होगा? अनिल कुमार तो टेकारी से लड़ेंगे ही लड़ेंगे, ठीक है। हाँ। दूसरा प्रदेश अध्यक्ष भी है। दूसरा नसीब वाला कौन होगा, यह देखने की बात होगी, कितनी ताकत किसके पास है। फिर जो बातें हैं कि गया में इनके पास अभी 3 सीटें हैं, टेकारी, बिल्कुल, अनिल हाँ, कुमार अनिल जीते हुए, कुमार वाली, इमामगंज अब दीपा मांझी है, दीपा पहले मांझी। स्वयं जीतन राम मांझी थे, और बाराचट्टी ज्योति मांझी इनकी समधन। तो चाहते ये है कि गया में एक और सीट हम हासिल कर लें, अच्छा, ताकि एकाधिकार मगध और की राजनीति में बढ़े। अब यह कोशिश सफल हो पाती है, नहीं हो पाती है, इसमें देखने की बात होगी। जो हमने कहा परिवार वाली बात, देखिए इस बात की चर्चा भी चल रही है कि बाराचट्टी में इनकी समधन के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। अच्छा, ज्योति मांझी के ज्योति खिलाफ। मांझी के खिलाफ। तो एक फैसला हो सकता है, अच्छा, कि इमामगंज की जीती हुई दीपा मांझी चुनाव लड़ने को बाराचट्टी चली जाए, और संतोष सुमन के छोटे भाई जीतन राम मांझी के छोटे बेटे प्रवीण मांझी नाम है ना, हाँ, प्रवीण मांझी जी, उन्हें अच्छा, इमामगंज लड़ा दिया जाए, यानी कि पॉलिटिकल एंट्री हो जाए। हाँ, पॉलिटिकल एंट्री हो जाए। वो 1 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है ना, और परिवार महत्वपूर्ण है, बिल्कुल बिल्कुल, तो ये हो सकता है, इस बात की संभावना है, ठीक है ना। भाई ज्योति मांझी को कहा जाएगा कि भाई बिटिया के लिए सीट छोड़ दो, ठीक है, हम दूसरे के लिए, हाँ, हम दूसरे के लिए नहीं मांग रहे हैं। जी जी। तो ये एक बात यह भी चल रही है। अब देखिए, अब कौन कौन लोग, यहाँ कौन कौन महत्वपूर्ण है, इसे भी समझना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए, जिन उम्मीदवारों की चर्चा चल रही है, जैसे देखिए अब अत्रि चलिए, अत्रि विधानसभा क्षेत्र, तो वहां श्याम सुंदर शरण तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, प्रवक्ता, मुख्य प्रवक्ता, हाँ जी, ठीक है, ठीक है। कहा जा रहा है कि भाई कह दिया है संतोष सुमन ने और जीतन राम मांझी ने, और आप देखते ही हैं साय की तरह रहते हैं, बिल्कुल, हाँ, साय की तरह रहते हैं। अब देखिए जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र, मखदूमपुर हो सकता है जीतन राम मांझी मखदूमपुर छोड़ दें, हाँ, मखदूमपुर पर बहुत जिद नहीं करने वाले हैं, ठीक है। वैसे देवेंद्र मांझी और शंकर मांझी हैं दावेदार, ठीक है, लेकिन हमारी जानकारी है मखदूमपुर सीट छोड़ भी सकते हैं, लेकिन दलित सवर्ण एकता के लिए जहानाबाद की सीट हासिल कर जाते हैं, और जहानाबाद की सीट हासिल करने के लिए, और जहानाबाद में इन्होंने एक मजबूत पहलवान जिनका नाम रितेश कुमार है, अच्छा, एलियस चुन्नू शर्मा, जहानाबाद में सब लोग जानते हैं, मखदूमपुर में जो नगर परिषद है इनकी ही मर्जी से चलता है, और मखदूमपुर में जब यह चुनाव लड़ते रहे हैं तो बहुत बड़ा योगदान रहा है, और बाहर से पढ़ाई लिखाई की है, अच्छा, MBA किया है पुणे से, फिर राजनीति में आए हैं, तो यानी कि पढ़े लिखे नेता हाँ, हैं जी। तो देखिए जहानाबाद में ये रितेश शर्मा एलियस चुन्नू शर्मा उनका नाम चल रहा है, ठीक है ना, और भी कई नाम चलेंगे जब दलित सवर्ण एकता की बात होनी है। अब देखिए आगे हम कहें तो नाम चल रहा है जमालपुर से नीलेश सिंह का, अच्छा, जी, हम पार्टी से, ठीक है, ये दावेदारी कर रहे हैं, जमालपुर सीट, नीलेश सिंह शायद जाति से कुर्मी है, ठीक है। अब देखिए शेरघाटी भी यह लड़ना चाहते हैं, हमने कहा गया में एक सीट बढ़ाना चाहते हैं, तो शेरघाटी में इनकी पार्टी में 2 लोग दावेदार बनते दिखाई पड़ रहे हैं, दिलीप यादव और सुधीर यादव, अच्छा, दिलीप यादव और सुधीर यादव, हाँ, ठीक है। अब देखिए वीरेंद्र सिंह है, मजबूत आदमी, जी जी, ठीक है ना, हाँ, ठीक है, और लंबे अरसे से इनके साथ हैं जहानाबाद के रहने वाले, ठीक है, और इनका जो रिश्ता है वह भी बहुत मजबूत परिवार से है। इनके बारे में चर्चा ये है कि ये रफीगंज या औरंगाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं, और जीतन राम मांझी ने कुछ आश्वासन देकर रखा है, लेकिन इसी रफीगंज और औरंगाबाद में एक दूसरे कमलेश सिंह का भी नाम चल रहा है, ठीक है। अब देखिए कस्बा में शैलेंद्र यादव, नहीं माफ कीजिएगा, राजेंद्र यादव के नाम की चर्चा हो रही है। अब कुटुंबा, देखिए अब केवल गैर दलित विधानसभा क्षेत्र तो नहीं लड़ेंगे, दलित राजनीति भी करनी है ना, हाँ। कुटुंबा में इनके पास कई उम्मीदवार चुनाव लड़ने के लिए, देखिए निर्भय पासवान है, ठीक है, अब यहाँ श्रवण भुइयां भी आ जा रहे हैं, विश्व रंजन पासवान भी आ जा रहे हैं, ठीक है, ललन भुइयां को भी हम पार्टी में आते जाते देखा जा रहा है, जो JDU के हैं, ठीक है ना।
अब इसी तरीके से देखिए, जो विधानसभा क्षेत्र है कुर्था, नहीं माफ कीजिएगा, घोसी, जगदीश शर्मा का घोसी, लेकिन अब माले का घोसी है। तो वहां राजेश रंजन है, अच्छा, जाति से कुर्मी है, तो ये भी दावेदारी कर रहे हैं। जगदीश शर्मा के बेटे राहुल कुमार, वह भी देखिए, उनका रिश्ता जीतन मांझी से कितना बढ़िया है सबको पता है। और राहुल कुमार बगैर घोसी लड़े मानेंगे नहीं, बिल्कुल। जेडीयू से रिश्ता बिगड़ा बना, यह सब जानते ही जानते हैं। तो इस तरीके से, जैसे सिकंदरा में प्रफुल्ल मांझी हैं ही, टेकारी में अनिल कुमार हैं, अलौली पर नजर है, अलौली पर भी, हाँ, खगड़िया में अलौली पर नजर है। जी। अब यह सीट तो देखिए चिराग पासवान भी लेना चाहेंगे। पशुपति पारस की भी निगाहें हैं। पशुपति पारस ठीक है, पशुपति पारस तो महागठबंधन का हिस्सा ही होंगे लगता है। तो अलौली की सीट देखिए, रामविलास पासवान का तो बिल्कुल वो गृह क्षेत्र है ना, तो वहां इनके पास कोई रविंद्र मांझी करके उम्मीदवार है। तो उम्मीदवारों की संख्या कम नहीं होनी। और जब हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम की लगातार बाद हमारे पास फीडबैक आता है, भाई साहब मैं भी वहां से लगा हूं, मैं भी वहां, मैं रोज अपनी डायरी को अपडेट करता हूं। और कार्यक्रम जब आगे हम लोग बढ़ाएंगे, बिहार इलेक्शन पॉडकास्ट और ज्यादा आएगा, तो हम तो एक एक जिला, एक एक विधानसभा क्षेत्र, जो उम्मीदवार हैं उनकी संभावनाएं क्या हैं, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनका वीकनेस क्या है, उनकी अपॉर्चुनिटी क्या है, उनके थ्रेट्स क्या हैं, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे तत्वों की जरूरत होती है। आप केवल कुर्ता पैजामा पहनकर चुनाव लड़ लेंगे, आप केवल क्षेत्र में जाने जाते हैं इसके लिए चुनाव लड़ लेंगे, यह संभव नहीं होता। और आप ही कहते हैं कि चुनाव लड़ने के लिए झंडा डंडा बंदा, बिल्कुल 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 बिल्कुल। और आजकल तो स्कॉर्पियो में 5वां आदमी नहीं बैठना चाहता है, नहीं बैठना, हाँ, पीछे वाली सीट पर कोई बैठना नहीं चाहता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो माल जाल भी पूरा चाहिए। तो ये स्थिति है। तो चलिए, अब देखना होगा कि आगे आगे क्या कुछ होता है। तो इसी तरह से बात निकलती जाएगी और इसी तरह से बात जो है वो दूर तलक जाती भी जाएगी। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा पॉडकास्ट आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।